वेलकम। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से नेशन इन्फो हब के इस हफ्तेवार सीरीज़ में, जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हम लोगों ने सबसे पहले कोशिश किया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ बनाएं और उसको समझने की कोशिश करें, और हम उसी को कंटिन्यूसली लेके चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा भी लग रहा हो और आप इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन के इस नॉलेज को आप एक्वायर कर रहे हो और अच्छी तरीके से समझ रहे हो। अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 18 आर्टिकल्स पढ़ लिए और उसको समझ लिए, और हम पिछले 4 वीडियो में आपको आर्टिकल 19 के बारे में समझा रहे थे। और आज जो है ये हमारा आर्टिकल 19 का फाइनल पार्ट है, जिसमें हम आपको बताएंगे, एक बार समराइज करेंगे पूरा हमने कि क्या क्या पढ़ा, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, और एक केस स्टडी के साथ हम इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, जिसमें था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्रता थी आपको कि आप बोल सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप को शो कर सकें। आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 हमने देखा, जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई कि कैसे आपके ऊपर रोक लगाया गया है कि आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे और ये चीज़ आपको आज़ादी दी गई है। उसी के आगे हमने शुरू किया आर्टिकल 19 क्लॉज 3। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली था, जिसके तहत आपको ये आज़ादी दी गई थी कि आप एक जगह इकट्ठा हो, आप अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करें, उसको फैलाएं, आप लोगों तक लेके जाएं और अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ सकें कि बिना आर्म्स को आपके आना है, बिना गोला बारूद बंदूक के आपको एक जगह इकट्ठा होना है, पीसफुली इकट्ठा होना है, और ऐसे इकट्ठा होना है जिससे कि स्टेट को कुछ नुकसान नहीं हो और यहाँ पे आने वाले लोगों को कुछ नुकसान नहीं हो। उसके बाद हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, जिसमें ये था कि आपको कहीं भी आने जाने की आज़ादी थी, किसी भी पार्ट में हिंदुस्तान के आप आ जा सकते थे बिना बिना किसी रोक के। उसमें हमने एक ज़रूरी केस देखा था, जिसमें एक लड़के की डेथ हो गई थी और उनके पापा ने शिकायत किया, केस किया, जिसमें उनको कंपनसेशन देने की बात की गई। उसके बाद जो रेजिडेंस की बात है कि आप किसी भी पार्ट में रह सकते हैं हिंदुस्तान के, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप अपना घर बना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है उस इलाके में घर बनाने से, बकौल आप हिंदुस्तान के एक नागरिक होने चाहिए। उसके बाद आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 3, जिसमें है फ्रीडम ऑफ असेंबली, जिसमें है कि आपको आज़ादी है कि आप एक जगह इकट्ठा हो सकें, आप प्रोटेस्ट कर सकें, आप हंगर स्ट्राइक कर सकें, आप रैली निकाल सकते हैं, आप मार्च निकाल सकते हैं, ये सब आपको आज़ादी दी गई। लेकिन आपके ऊपर जो वहाँ पे रोक लगाया गया वो था आपके लिए कि आप वहाँ पे गोला बारूद लेके नहीं आए, आप बंदूक लेके नहीं आए, आप ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि उस असेंबली में आने वाले लोगों को कुछ नुकसान हो या उससे स्टेट की सिक्योरिटी को कुछ नुकसान हो। इन सब चीज़ों को लेकर आपको रोकथाम लगाया गया। फिर आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 4, और वो है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में आपको आज़ादी दी गई कि आप कोई भी सोसाइटी बना सकते हैं, कोई भी क्लब बना सकते हैं, कोई भी संघ संगठन बना सकते हैं, जिससे कि आप समाज के लिए, समाज के फ़ायदे के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। आपको वहाँ साइंटिफिक टेम्पर के साथ काम करने के लिए बोला गया। आपको बोला गया कि आप अगर चैरिटेबल के लिए काम करना चाहते हैं तो आप वो भी आज़ादी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें ये था कि आप कुछ ऐसा नहीं करें जिससे कि लोगों को नुकसान हो या स्टेट को उस चीज़ का कुछ नुकसान हो रहा हो। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 5 और क्लॉज 6 है। आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में कहा गया है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, मतलब कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में ये है कि आपको आज़ादी के साथ आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप ट्रेवल कर सकते हैं। आपको आज़ादी दी गई है कि आप हिंदुस्तान का रोडवेज़, रेलवेज़, बस, जितनी भी पब्लिक चीज़ें आप यूज़ कर सकें अपने उसके लिए, जाने आने के लिए। यहाँ पे एक हमने आपको ज़रूरी केस भी बताया था, जिसमें पेटिशनर के बेटे की डेथ हो गई थी, वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि कुछ लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि स्टेट को, राज्य को इसका मुआवजा देने को बोला गया, कंपनसेट करने के लिए कहा गया, वो जो जान गंवाई गई उसके लिए। उसके बाद आ जाता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, जिसमें ये था कि आप हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं अनलेस कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और आपको आज़ादी है कि आप कहीं भी जाकर बस सकते हैं, आप वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पे अपना मकान बना सकते हैं, आप अच्छी तरीके से रह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो लास्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में, वो ये था कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, ट्रेड, प्रोफेशन एंड एवरीथिंग, ये था। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जहाँ पे आज़ादी दी गई कि आप कोई भी ट्रेड और बिज़नेस कर सकते हैं, वहीं पे आपके लिए रोकथाम भी लगाया गया कि आप कुछ ऐसा काम नहीं करें जो इलीगल एक्टिविटीज़ में हो, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हो, जैसे कि आप कोई नशा बेचने का काम करते हो या कुछ ऐसा करते हो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के तहत आती हो, तो वहाँ पे भी आपको रोकथाम लगा दिया गया।
लेकिन आपको ये भी आज़ादी दी गई कि आप किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 6 तक का एक छोटा सा समरी जो हमने आपको जल्दी से समझाया। और चलिए अब हम कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस देखते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के तहत आता है और उसके बाद हम इसका कंक्लूजन लेके आएंगे। अब जो चीज़ है वो है टेस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू क्लॉज 6, 19 क्लॉज 6। इसमें यह है कि कुछ टेस्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो उचित होनी चाहिए, जो खड़ी उतरनी चाहिए ताकि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सके, ताकि उन क्लॉजेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके। उसमें सबसे पहले जो ये है कि जो भी सरकार है, जो भी लेजिस्लेशन ला रही है, जो भी विधायिका ला रही है, वो किसी भी चीज़ पे प्रतिबंध लगाने के लिए, किसी भी क्लॉज के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए वो अपने आप में उचित होना चाहिए कि ये लॉ होना चाहिए जो तसल्ली आपको दे कि हाँ ठीक है ये चीज़ सही है। ऐसा नहीं है कि आपने तानाशाही दिखाने के चक्कर में आपने उस क्लॉज को, आर्टिकल 19 उस क्लॉज के ऊपर आपने बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो चीज़ उचित है, अपने आप में सही है और तसल्ली के साथ किया जा सकता है तो उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है, जो टेस्ट है वो उतर सकता है खड़ा। आगे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि उस चीज़ के लिए कोई कारण होना चाहिए जिसकी वजह से आपने उसके ऊपर रोक लगा दिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ है कि आप जो जिन चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं उसके बीच में, उन क्लॉजेस के बीच में एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। वैसा रिश्ता होना चाहिए कि जो अपने आप में उचित हो, ऐसा नहीं हो कि गलत हो। अगर आप प्रतिबंध लगा रहे हैं तो उन जो उस क्लॉज में जो बात की गई है उसके तहत आप लगा रहे हैं और उस चीज़ के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना होगा। अगर आपने उस क्लॉज पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी, वो भी किसी और तरीके से, किसी दूसरी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा और ये जो टेस्ट है उस चीज़ के ऊपर ये खड़ी नहीं उतरेगी। तो ये है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टेस्ट है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेके आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के तहत में है। एक लैंडमार्क केस है और वो केस के बारे में आपने भी सुना होगा। वो केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का। इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बात को बोला वो ये था कि हो सकता है कुछ चीज़ जो आर्टिकल 19 के अंदर कवर नहीं किया गया हो, मेंशन नहीं किया हो, लिखित तौर पर वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में नहीं हो, लेकिन हो सकता है साथ ही साथ कि वही चीज़ किसी और जगह पर कवर किया गया हो, किसी और आर्टिकल के साथ कवर किया गया हो या किसी और क्लॉज के साथ कवर किया हो गया हो। जैसे कि हमने अभी आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 के बीच में हमने देखा कि अलग अलग चीज़ों को कवर किया गया और वो अपने आप में इतना वाइड है, इतना वाइड ओपन है कि उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसको अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ को बयान कर दिया गया हो या हर चीज़ को लिख दिया गया हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको नहीं बयान किया गया, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जब होता है, जब उसके बारे में अलग अलग तरीके से व्याख्या किया जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है, तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, इस आर्टिकल के तहत ये चीज़ आ सकती है और इसी के तहत पे ये डिसीजंस दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो आर्टिकल 19 था, एक टाइम पे उसमें 7 क्लॉजेज होते थे और एक क्लॉज था राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी जो कि डिलीट कर दिया गया था। वो डिलीट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसके तहत से उसको डिलीट कर दिया गया था। वहाँ से राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी का हटा दिया गया था आपके अधिकार से, क्योंकि स्टेट ने यहाँ पे ये बोला कि हम कोई चीज़ एक्वायर करके वहाँ पे कुछ बनाना चाहते हैं तो लोग अपना फंडामेंटल राइट बोल के उस चीज़ को नहीं देते हैं, तो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि आसानी से हम ज़मीन को एक्वायर कर सकें और पब्लिक के गुड के लिए, पब्लिक के फ़ायदे के लिए हम वहाँ पे कुछ चीज़ें बना सकें और उसका यूज़ कर सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको आर्टिकल 19 को पूरा अच्छी तरह से समझा दिया। हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 6 तक का आपको एक शॉर्ट समरी दी। फिर लास्ट में हमने आपके कंक्लूजन में एक केस स्टडी बताया जिसमें हमने आपको ये बताया कि कैसे एक 7वां अधिकार जो था वो आपका डिलीट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार। और इसी में हमारा ये आज इस वीडियो में हमारा आर्टिकल 19 ख़त्म हो गया। आज हमने इसको पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे आर्टिकल 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हर हफ्ते आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और इन वीडियोस को देख के समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा संविधान क्या कहता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि हम अपने आप को और बेहतर और अच्छा कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।